Good morning, student. I'm Manidako from EduPro classes. Again, I come with you Beehive textbooks class 9th. So today I'm going to do chapter 4, and this chapter name was A Truly Beautiful Mind. This chapter is related with a famous scientist whose name is Albert Einstein. Einstein is interesting in physics and mathematics, but this chapter title name is A Truly Beautiful Mind. How this is a truly beautiful mind? You didn't know, student. Such as scientist also has a truly beautiful mind, because Einstein is a humanist, and he wanted to prevail non-violence and peace in the world. So that's why this title is called A Truly Beautiful Mind. So let I begin this chapter. Before you read, what do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? In this chapter, you know that Albert Einstein is a genius person. Genius how? Because he had invention relative of gravity, which no one scientist has mentioned. So that's why that is why he is called a genius. And you didn't know what qualities genius has. He has so many qualities. So we will read in this chapter. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick successions for groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into Simonian for genius. तो बच्चे हम के बारे में पढ़ना जा रहे हैं? आइंस्टाइन, जिन्होंने हमें स्पेस, टाइम और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें ज्ञान दिया है। हम उस एक जीनियस पर्सन के बारे में ये चैप्टर जो है वो हम रेड करने वाले हैं। 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस विल रीजन्स। तो उसको स्टिल हम अब भी उसको इतना रिमाइंड करते हैं, बिकॉज क्योंकि उन्होंने हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा दिया है जो हम अपनी होल लाइफ में किसी से प्राप्त नहीं कर पाते। सो आई विल गो थॉरली। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनका बर्थ कब हुआ था? 14 मार्च 1879 का हुआ था, और वो एक जर्मन के शहर छोटे से गांव में पैदा हुए थे। लेकिन यहाँ पे डेस्टिनाइड उनके फेथ के बारे में बताया है कि कोई भी इंसान नहीं जानता था कि ये एक लड़का जो एक छोटे से गांव में है वो इतना बड़ा उसका जो है वो दुनिया उसको मरते दम तक याद करेगी। On the contrary, his mother thought Albert was a freak. तो यहाँ पे बच्चे फ्रीक का मीनिंग क्या है? अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव लुक और थिंक लाइक अदर्स। तो यहाँ पे बच्चे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके आपको साथ साथ उसके मीनिंग्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे उसकी मदर जो थी, किसकी मदर? अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर ये सोचती थी कि ये आम बच्चों जैसा नहीं है, ना उन जैसा सोचता है, ना उन जैसा बिहेव करता है, ना ही उन जैसा वो सोचता है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। तो उसे ऐसे लग रहा था उसकी मदर को कि इसका जो सिर है वो आम बच्चों की तरह बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल wasn't टॉकिंग। when he finally did learn to speak he uttered everything twice। तो कितनी एज हो गई थी उनकी? 2.5 years के हो गए थे आइंस्टाइन, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एक अटर मीन्स की
उच्चारण, जैसे हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, उन्होंने उसका एक शब्द भी उसका उच्चारण नहीं करते, वो अगर कोई शब्द बोलते थे तो उसे वो ट्वाइस मीन्स 2 बार दोहराते थे। आइंस्टाइन डिडंट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। तो आइंस्टाइन को ये सब नहीं पता चलता था कि वह दूसरों बच्चों के साथ कैसे खेलेगा और कैसे वो अपने क्लासमेट या प्लेमेट जिनके साथ खेलता है उनके साथ वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो सभी उसको क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग के नाम से उसे जानते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, वो अपने आप अकेले में ही खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, वो क्या क्या पसंद करते थे, मैकेनिकल टॉयज़, जैसे बिकॉज उनका जो इंटरेस्ट था वो गॉड गिफ्टेड उनको मिला हुआ था कि उनका इंटरेस्ट जो था वो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में ही था, लेकिन ये कोई बात नहीं जानता था और वो उनको बचपन से मैकेनिकल टॉयज़ अच्छे लगते थे, जैसे कार, क्रेन, लाइक दैट वन। Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" तो उन्होंने जब अपनी सिस्टर को देखा जिसका नाम माजा है, उसने देखा कि ये छोटी सी उसकी सिस्टर है, लेकिन उसके व्हील्स कहाँ हैं। यहाँ पे व्हील्स जो है वो उसकी सिस्टर के पैर को उन्होंने व्हील्स बोला है। इसका क्यों बोला उन्होंने ऐसे आइंस्टाइन ने, बिकॉज ही ऑलवेज प्ले विद मैकेनिकल टॉयज़, और मैकेनिकल टॉयज़ जैसे कार और ट्रक, इनके जो टायर जो होते हैं व्हील्स, उनको वो पैर बोलता था और उसे लग रहा था कि उसके व्हील्स कहाँ हैं। तो आप इसमें पिक्स देख रहे हैं, 2 पिक्स है, एक आइंस्टाइन अकेले की और साथ में उसके सिस्टर के साथ की है जो सेकंड पिक में। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. तो उन्होंने आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur. Amateur का मीनिंग क्या है, doing something for personal enjoyment rather than as a profession. Violinist maintaining this skill throughout his life. तो उसके एक बार क्या है, हेडमास्टर मीन्स उनके जो स्कूल के मास्टर थे, उन्होंने उनके फादर से क्या बोला कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई आइंस्टाइन जो है वो कोई अपना अच्छा सा एक प्रोफेशन चूज़ करे जिससे उन्हें लगे कि वो सक्सेस हो सकती है। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या किया, वो क्या सीखने लग पड़े, जब 6 साल के थे तो उन्होंने वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया और उसके मदर ने बोला कि ये जो है वायलिन उनका पूरी लाइफ में ये स्किल उनके काम आएगा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल, वो एक बुरा बच्चा नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन Monchi, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. तो एल्बर्ट जो आइंस्टाइन थे वो एक बुरा लड़का नहीं था और उन्होंने हाई स्कूल मुंचिन में वहाँ पे एजुकेशन ली जब उनके मदर और उनकी पूरी फैमिली जो है वो वहाँ पे मूव कर गई थी। जब आइंस्टाइन कितने महीने के थे, 15 महीने के थे और उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स भी लिए थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन का मीनिंग क्या है, ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम। इतना सख्त रूल था वहाँ पे, वो उनको हिट डिसलाइक करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, और उनकी हमेशा अपने टीचरों के साथ जो थी ताना बाना चलता रहता था। At the age of 15, Einstein felt so stifled. Stifled means unable to breathe. There that he left the school for good. कि उनकी उस स्कूल में उनकी टीचर्स के साथ नहीं बनती थी, टीचर्स भी उन्हें हमेशा डांटते रहते थे और उस वहाँ का जो रूल था उसे अच्छा नहीं लगता था और वो वहाँ पे जब 15 साल के थे उनका सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था उस स्कूल में और उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. तो उनके क्या हुआ कि कुछ सालों बाद उन्होंने जो पेरेंट्स थे वो कहाँ चले गए, मिलान में, और उन्होंने अपने लड़के को कहाँ पे छोड़ दिया, अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया, रिश्तेदारों के पास। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German speaking
स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल। लिबरल का मीनिंग यहाँ पर क्या है, विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन देन मुंशी। तो बहुत ही स्ट्रगल के बाद, बहुत लंबी डिस्कशन और स्ट्रगल के बाद आइंस्टाइन की जो एक तमन्ना थी, विश जो थी उसकी, वो क्या है थी, उनकी विश क्या थी कि वो जो है जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड के शहर में एक अच्छा सा कॉलेज, जहाँ स्कूल है, वहाँ पे वो एजुकेशन लेंगे, जो उनकी विश जो पूरी हो जाती है। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in ज्यूरिक। तो ये एक ज्यूरिक एक शहर का नाम है जर्मन में, जहाँ पे उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी में जाने की तमन्ना की थी। क्यों? क्योंकि उनका जो है गिफ्टेड, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि वो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में उनका जो है वो इंटरेस्ट शुरू से ही था, और वो इसलिए वहाँ पे वो जाना चाहते थे फर्दर स्टडी के लिए। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉल्स मास्टर्स। तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि ये साइंस जो है वो ऐसे नहीं है कि उनके ये बहुत इजी एक काम है, ये बहुत ही मुश्किल काम था। He also felt a special interest in a fellow student, Meliva Macri, whom he found to be a clever creature. This young serv had come to Switzerland because the university in Zurich was one of few in Europe and where women could get degrees. तो ये यूनिवर्सिटी ज्यूरिक में वहाँ पे जो थी कि और लड़कियों को भी वहाँ पे पढ़ने की इजाज़त थी, वो भी अपनी डिग्रीज ले सकते थे, इसलिए आइंस्टाइन ने वहाँ पे जाना चाहा। और उन्होंने देखा कि वहाँ उसका कहा किस में इंटरेस्ट पैदा हो गया था। वहाँ एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था मेलिवा मार्किक, और ये आप इस स्लाइड में पिक भी देख रहे हैं, और इन्होंने इसके साथ मैरिज भी की थी। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। Einstein saw in her an ally. Ally means a friend or an associate against the Philistines. Philistines का मतलब यहाँ पर क्या है? A word used disapproving to talk about people who do not like art, literature or music. तो जो लोग वो क्या पसंद नहीं करते थे, कोई आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलिस्टाइन उसको कहते हैं। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि ये लोग जो क्योंकि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो खुद फिलिस्टाइन थे, और उनके जो फैमिली में ये सब चीज़ें उन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे में को वो द कपल फेल इन लव, वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिव और टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। तो वो दोनों साइंस के स्टूडेंट थे, और उन्होंने अपने जो है एक अफेक्शन उनके अंदर पैदा हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उनका जो स्ट्रीम भी सेम था, और वो दोनों काम करना चाहते थे। कैसे कि उन्होंने रिलेटिव के ऊपर वो काम करना चाहते थे, जो बाद में उनका सक्सेस होने वाला था। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. तो कितनी उम्र, 21 ईयर की एज में वो ग्रेजुएट हो गए थे, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए थे, और लेकिन उनके पास कोई काम नहीं था। स्टिल ही वॉज अनएम्प्लॉयड as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Berlin. तो वो क्या करते थे कि उन्होंने अपना जो है वो प्राइवेट ट्यूशन्स देने लग पड़े थे, और उनको जॉब कब मिली? 1902 में मिली। और उनका यहाँ पे पेटेंट का नाम क्या है? ए डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। उनको इन्वेंशन करने का मीन्स क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और उनका मन था कोई चीज़ को इन्वेंट करना। ठीक है, इवेंट मीन्स कि उसको उसकी जो है उत्पत्ति करनी,
While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. वो ऑफिस में काम करते थे दूसरों के लिए, लेकिन वो अंदर अंदर सीक्रेटली किसी को बिना बताए अपने आइडियाज़ बना रहे थे, वो भी अपनी कोई एक डिस्कवरी करना चाहते थे. ही इज़ सेड टू हैव जॉकलिंग कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्रेटिकल फिजिक्स. तो वो जहाँ पे खड़े काम करते थे, वो जो उनका डेस्क ड्रॉर था उन्होंने उसका क्या नाम कर दिया था, ब्यूरो ऑफ थ्रेटिकल फिजिक्स. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relative, according to which time and distance are not absolute. Absolute means measured in itself, not in relation to anything else. तो उन क्या किया, वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1900, एक बहुत ही जो फेमस न्यूज़पेपर था उसमें उन्होंने 1905 में आइंस्टाइन ने एक अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अगेंस्ट उन्होंने ये वहाँ पे बात की कि जो टाइम और डिस्टेंस है वो एक जैसा नहीं होता. ठीक है, नॉट measured in itself, not in relation to anything else. So indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to other. तो उन्होंने बच्चे इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रही है घड़ियों की कितनी सारी क्लॉक्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये एग्जांपल दी है कि उन्होंने बोला है कि अगर टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स जो हैं वो लगातार अगर चलती हैं तो उनका टाइम सेम नहीं होता. जब वो इकट्ठा चल रही हैं मतलब उनका टाइम जो है वो सेम नहीं होता, और उनकी जर्नी इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, और एक दूसरे से वो आगे चल रही हैं. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, दैट इज़ E इज इक्वल टू mc2. तो यहाँ पे उन्होंने एक जो है अपनी इन्वेंशन कर दी. क्या इन्वेंशन की कि उन्होंने थ्योरी निकाल दी ऑफ रिलेटिविटी की, जिसका जो उन्होंने मास और एनर्जी का जो एक संतुलन निकाल के उन्होंने E इज इक्वल टू mc2 का वो उन्होंने कर दिया था. तो बच्चे यहाँ पे आपने देखा है कि कैसे उन्होंने अपने जो है ऑफिस में काम करते करते उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक इन्वेंशन कर दी, और उस इन्वेंशन का जो नाम उन्होंने क्या दे दिया था बच्चे, यहाँ पे जो क्लॉक के ऊपर उन्होंने की थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी. यहाँ पे जो E इज इक्वल टू mc2 का मतलब क्या है कि E स्टैंड फॉर एनर्जी एंड M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम अबाउट दैट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. सो व्हेन यू यहाँ पे उन्होंने ये एक इक्वेशन निकाल दी है E इज इक्वल टू mc2. तो ये उन्होंने यहाँ पे ये भी उनकी एब्रीवेशंस में ये बताया. E किसको शो किया, उन्होंने एनर्जी को, M मास एंड C जो है वो स्पीड, किसकी स्पीड है, लाइट की स्पीड के बारे में उन्होंने बता दिया, जो कितनी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes. तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी का ही पार्ट है. व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes. अगर आप किसी अच्छी लड़की के साथ बैठ के बातें करते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि सिर्फ अभी 2 मिनट हुए हैं. व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours. तो जब आप कुछ भी काम करने के लिए वहाँ अपने स्टोव के पास खड़े होते हो तो आपको 2 मिनट के लिए खड़े होना पड़ता है, तो आपको ऐसे लगता है अरे 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे खड़े. तो ये थ्योरी जो है दैट्स रिलेटिविटी, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की निकाली हुई है. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unrevealing. Unrevealing means starting to
फेल, मतलब कि वो उसकी लाइफ जो है पर्सनल लाइफ वो बिल्कुल डाउन हो रही है। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। तो क्या हुआ कि इतनी प्रॉब्लम्स उन्होंने अपने जो है निकाली थी उन्होंने फिजिक्स में, लेकिन उनकी प्राइवेट लाइफ जो है वो उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो खुद बिगड़ रही है। वो चाहते थे कि वो मलेवा से शादी करें, लेकिन उनकी मदर इसके खिलाफ थे। शी थॉट मलीला हु वाज द 3 year older देन हर सन वाज टू ओल्ड फॉर हिम। क्यों? क्योंकि मलिया जो थी वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मलियास इंटेलिजेंस। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑन। तो और एक कारण और ये भी था कि वो 3 साल बड़ी थी, और दूसरा कारण क्या था, उन्हें उसकी आइंस्टाइन के मदर को ऐसे लग रहा था कि दैट शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिम, कि उस वो जो मलीला है वो आइंस्टाइन से भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए उन्होंने ये जो है शादी का आइडिया ड्रॉप कर दिया। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. But after a few years, the marriage flattered. Flattered means become weak. Mariela, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming unhappy housewife. तो लेकिन उन्होंने फिर भी शादी की, लेकिन उन्होंने शादी करने के बाद क्या हुआ, उनकी मैरिज लाइफ बहुत देर तक नहीं चली, और उनके दो ही हैड ऑल्सो 2 sons। बट जो मलिया थी उसे ऐसे लग रहा था कि उसकी जो उसका जो इंटेलेक्चुअल है, जो उसका एम्बिशन है, वो सारा बिल्कुल ज़ीरो हो गया। और वो क्यों? क्योंकि शी एक्ट लाइक एज ए हाउसवाइफ। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1990। तो इतनी काफ़ी जो उनका जो है था वो फाइट चलती रही, और डिवोर्स उनको कहाँ कब मिला, जाकर 1919 में। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एलिजा द सेम ईयर। और उसी सेम ईयर उन आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एलिजा के साथ मैरिज कर ली थी। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। अब उनका जो नया जो था एक मिशन वो कामयाब अब होने वाला है, क्या कौन सा, जो उनको और वो जो है पूरे वर्ल्ड में उनको ऊंचाई पर ले गया था। इन 1915 ही हैड पब्लिश हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिव। उन्होंने 1915 में एक अपनी थ्योरी, जो जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो थी वो उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन क्या की थी उन्होंने, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। उन्होंने ग्रेविटी के बारे में एक जो था वो अपने विचार दिए। एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। उन्होंने बोला जो एक्लिप, जो ग्रहण लग रहा है सूर्य ग्रहण 1919 में, उसकी उनके बारे में उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन जो दी वो बिल्कुल सही थी। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड मीन्स चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो उन्होंने क्या थ्योरी की कि उन्होंने बोला जब सूर्य ग्रहण लगता है तो वो स्टार की जो पोजीशन अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि स्टार की पोजीशन जो हिलकर वो उस तरफ मूव हो रही है, लेकिन वो वहाँ पे ही फिक्स होता है। ये उन्होंने थ्योरी निकाली थी उन्होंने, और ये थ्योरी जो था उसको बहुत फेम मिल गया, और उनके न्यूज़पेपर में भी इसे एक इस नाम से जाना गया, ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नाम उन्हें जाना गया, और वो एक वर्ल्ड साइंटिस्ट के नाम से हम उन्हें पहचानते हैं। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। तो 1921 में ये नोबेल प्राइज़ जो है वो आइंस्टाइन को मिलता है। ही वॉज शॉर्ट हिज विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस। तो उनका ये काम की प्रशंसा होती है, और उन्हें बहुत सारे उन्हें अवार्ड्स और इन्विटेशंस और उनका वेलकम करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, और उनकी ये सारी चर्चा जो है वो न्यूज़पेपर में भी चलती रही। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मन इन 1933, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। एमिग्रेटेड मीन्स कि वो जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो नाजी मीन्स जो आपको बच्चे पता ही होगा, आपने एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा। तो जो हिटलर जब पावर में आया तो क्या किया उन्होंने वहाँ पे, वो अपनी पूरी डिक्टेटरशिप चलाना चाहता है। डिक्टेटरशिप मीन्स तानाशाही वो चला रहा था, और सब तरफ डिस्ट्रक्शन हो रही थी। लेकिन उस समय जो आइंस्टाइन थे उन्होंने वो जगह
जगह छोड़कर, जर्मन को छोड़कर वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं। 5 years लेटर the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Uproar means very upset. Many of them had fled from fascism, but as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. तो उन्होंने जब देखा कि अमेरिका जो फिज़िक्स थे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक जो है न्यूक्लियर बम का जो है वो उसका उन्होंने उसकी जो है उसकी एक स्टोरी पढ़ी, न्यूक्लियर बम को जो उन्होंने इस्टैब्लिश किया। और जो थे आइंस्टाइन, उन्हें लग रहा था कि अगर ये नाजिस के हाथ में आ गया तो इन्होंने इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करना और पूरे देश में वो इसके साथ वो है डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं और उसे एटॉमिक बम को यूज़ कर सकते हैं। तो वो इसलिए वहाँ पे उनको बहुत ही परेशानी हो रही थी। एट द अर्जिंग ऑफ ए कुलीग, आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट ऑन 2 August 1939 in which he wanted a single bomb of this type exploded in the pod might very well destroy the whole pod together with some of the surrounding territory। तो उन्होंने जब ये बात पता चली तो उन्होंने किसको लेटर लिखी, आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट को लिखी। आप इस स्लाइड में उनकी पिक भी देख रहे हैं, जो फर्स्ट पिक है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की है। और उन्होंने बोला कि अगर ये बॉम्ब जो है वो अगर कहीं पे गया तो वो बहुत सारी जो है डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकता है और जो सराउंडिंग टेरिटरीज है, छोटे छोटे हैं उन टेरिटरीज है उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। तो ये जो लेटर जो थी वो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उसकी लेटर को पढ़ा और उसका मीनिंग समझा और उन्होंने उसकी लेटर का जो है बहुत ही ध्यान से उसके ऊपर ध्यान दिया और उन्होंने क्या किया, सीक्रेटली उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया एटॉमिक बम बनाने के लिए। और इससे पहले अगर वो नाज़ी कुछ ऐसा करते तो अमेरिका ने क्या किया, उन जापानीज सिटीज़ के ऊपर उन्होंने, कौन सी सिटीज़ है, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर उन्होंने ये बम जो था एटॉमिक बम जो फेंक दिया था, जिससे वहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी। कब फेंका, 1945 को। ये वर्ल्ड वार सेकेंड की बात है, तब सेकेंड वर्ल्ड वार वहाँ पे चल रहा था। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। This time he wrote a public missive. Missive means letter especially long and official टू द यूनाइटेड नेशन। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखी। क्योंकि ये बात सुनकर उन्हें बहुत ही जो है बहुत ही उन्हें जो है एक शॉक लगा। He proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got more involved in politics, agitation for an end to the arms buildup, and using his popularity to campaign for peace and democracy. तो उन्होंने किसको लेटर लिखी, एक वहाँ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो आज भी जो इस्टैब्लिश्ड है, उसको लिखी कि अगर हम इसको कुछ करें तो अगर हम इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसका ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आने वाले 10 सालों में जो आइंस्टाइन थे उनका ध्यान किस में हो गया, पॉलिटिक्स में हो गया। और वो क्या करना चाहते थे, वो जो आंदोलन हो रहे थे उन्हें बंद करना चाहते थे। जो आर्म्स मीन्स जो हथियार तैयार किए जा रहे थे उनका वो ख़त्म करना चाहते थे। क्यों यहाँ पे जो चैप्टर का जो मेन क्वालिटी जो आइंस्टाइन की बताई गई है, जो हमारा टाइटल है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि दैट आइंस्टाइन बिलीव इन नॉन वायलेंस एंड ही वांटेड पीस एंड डेमोक्रेसी इन द कंट्री। वो क्या चाहते थे कि वो उनका जो मेन मोटिव क्या था कि वो नॉन वायलेंस को प्रिवेल करें, वहाँ पे शांति और आज़ादी का जो है वो परवाह कर सके। इसलिए उन्होंने ये सब किया और वो पॉलिटिक्स में आ गए और वो ये सब बंद करना चाहते थे और वो हम क्या चाहते थे, वो पीस एंड डेमोक्रेसी चाहते थे।
When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary. Visionary means a person who can think about the future in an original and intelligent way. जो इंसान आने वाले समय को बहुत ही एक इंटेलिजेंट वे के से साथ जो उसको सोचता है समझता है उसको विजनरी कहते हैं. एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस. तो क्या होता है कि जब उनकी एज 76 थी तो 1955 में वो उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन लोग उन्हें कैसे याद करते हैं, एक विजनरी के नाम से याद करते हैं और एक बहुत ही जो है जीनियस पर्सन के नाम से जानते हैं, जीनियस साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं. क्यों विजनरी? विजनरी के हिसाब से वो क्यों जानते हैं? क्यों? बिकॉज आइंस्टाइन बिलीव इन नॉन वायलेंस and wanted to prevail peace and democracy in the world. That's why the people think that he was a visionary पर्सन, इसलिए उसे वो याद करते थे. तो बच्चे इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड यहीं पे ही ख़त्म होता है. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एजुप्रो क्लासेस. Thank you.